देखो, आज हम देखेंगे सेंटर ऑफ मास और हम्म। फिर रिजिड बॉडी का सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे। हम्म। कि कल हमने जो पढ़ा था वो सिस्टम ऑफ बॉडीज था, ठीक है। तो मान हम्म। लेते हैं ये कोई रिजिड बॉडी है, हम्म। और इस रिजिड बॉडी एक्स वाई जेड मान लेते हैं ये हमारा रेफरेंस एक्सिस है। इसके रिस्पेक्ट में इस रिजिड बॉडी का सेंटर ऑफ मास निकालना है। उसके लिए हम क्या हम्म। करेंगे, जैसे कल क्या किया था, सिस्टम ऑफ पार्टिकल के केस में हमने ये माना था कि यहाँ पे कई सारे पार्टिकल्स हैं, ठीक है। और उसमें से हमने हम्म। एक आयत पार्टिकल माना था, फिर उस आयत पार्टिकल के लिए सेंटर ऑफ मास निकाला था, ठीक है। और ठीक। निकाला मतलब आयत पार्टिकल के लिए सेंटर ऑफ मास क्या निकाला था, आयत पार्टिकल का मोमेंट ऑफ मास निकाला था। और फिर उसको हम्म। सेंटर ऑफ मास के अबाउट जीरो लिया था, समेशन लेके। हम्म। तो समेशन जब लिया था तो सारे पार्टिकल से आ गया था। अब कोई हम्म। रिजिड बॉडी है तो उसमें हम कई सारे पार्टिकल्स नहीं एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। तो हम्म। हम यहाँ पे एज्यूम करते हैं कि मान लेते हैं एक छोटा सा मास का टुकड़ा है यहाँ पे, इस बॉडी में का मास मान ठीक। लेते हैं डीएम है। और ये मान हम्म। लेते हैं वेक्टर आर दूरी पर है, ठीक है। हम्म। तो अगर हमको याद हो तो आर सी ओ एम का फॉर्मूला क्या था, आर सी ओ एम का फॉर्मूला था इंटी एम सॉरी सिग्मा एम सिग्मा आई एम आई आ रहा है। आर आ आई रहा है। वेक्टर अपॉन सिग्मा एम आई था, ठीक है। हम्म। अब यही चीज यहाँ पे ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। यहाँ पे आर सी ओ एम का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, सिग्मा की जगह बन जाएगा इंटीग्रल। एम आई क्या था, एक पार्टिकल का मास था ना। तो हम्म। ये भी तो एक पॉइंट मास है, ठीक हम्म। है। तो एम आई बिल्कुल डीएम की तरह ट्रीट होगा, ठीक है। आर हम्म। आई वेक्टर क्या होगा, आर आई वेक्टर यही हो जाएगा आर वेक्टर, ठीक है। हम्म। अपॉन एम आई सिग्मा एम आई मतलब इंटीग्रल ऑफ डीएम, ठीक है। हम्म। तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे फॉर कैलकुलेटिंग सेंटर ऑफ मास डीएम इन आर बाहर रखे हैं क्या? क्या, यार नहीं, ये। ये हाँ। डीएम इंटू आर एक साथ रहेगा। ओके। अभी हम आर कैश पहले नहीं लिख सकते? नहीं, हाँ आर पहले लिख सकता है, आर डीएम लिख सकता है, लेकिन इंटीग्रल के बाहर नहीं लिख सकते, ठीक ठीक। ठीक है? और इसमें जो नहीं, लिमिट्स यहाँ पे आएंगी, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा ना कि जो डिफरेंशियल है विद रिस्पेक्ट टू एम आर है या एम है, तो आर मैं सोचा था पहले लिख लो तो ज्यादा सही रहेगा। कोई दिक्कत नहीं है। अभी जब क्वेश्चन करेंगे तो पता चलेगा ना डीएम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रल है ना मतलब ये जब इंटीग्रल को चेंज करेंगे ना तो डीएम के हाँ रिस्पेक्ट में हाँ। इंटीग्रल नहीं आएगा, इंटीग्रल किसी और के रिस्पेक्ट में आएगा, आर के ही टर्म में आएगा या थीटा के टर्म में हम्म। आएगा, या जैसा भी क्वेश्चन होगा। इस हाँ हाँ इंटीग्रल में ठीक। इस चीज का ध्यान रखना है कि इस इंटीग्रल में जो लिमिट्स होंगी हाँ। वो लिमिट्स ऑफ बॉडी होंगी। मतलब ये जो बॉडी है हम्म। इसकी जो भी लिमिट्स है, मतलब ये कहाँ से कहाँ तक बॉडी एक्सटेंड कर रही है, वो लिमिट्स हम यहाँ लेंगे, ठीक है। ठीक। अच्छा, इसी को अगर हम चाहें तो इम्प्ली मतलब जो है और ज्यादा बता सकते हैं कि आर सी ओ एम का ये फॉर्मूला है। तो आर सी ओ एम हम्म। को अगर हम ब्रेक करते हैं तो एक्स सी ओ एम वाई सी ओ एम और जेड सी ओ एम का अलग अलग फॉर्मूला आ जाएगा, है ना। ठीक ठीक। जैसे हम चाहें तो एक्स सी ओ एम का फॉर्मूला बना सकते हैं इसी से। हो जाएगा, मान लेते हैं एक्स डी एम हम्म। अपॉन इंटीग्रल ऑफ डी एम। यही चाह रहे हो ना तुम, एक्स पहले लिखना, हाँ हाँ। ठीक है। हम्म। ऐसे ही वाई सी ओ एम का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, इंटीग्रल ऑफ वाई। वाई डी एम अपॉन इंटीग्रल ऑफ डी एम, ठीक है ना। अभी हम्म। सिर्फ हम इंटीग्रल लिख रहे हैं, लिमिट्स इसलिए नहीं लगा रहे क्योंकि लिमिट्स अकॉर्डिंग टू द बॉडी हम लगाएंगे, ठीक बॉडी है। लगाएंगे। हाँ, जेड सी ओ एम ठीक। का फंडा होगा इंटीग्रल जेड डी एम अपॉन इंटीग्रल ऑफ डी एम, ठीक है ना। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम कुछ बॉडीज का सेंटर ऑफ मास इन दिस फॉर्मूला हम्म। कैलकुलेट करके दिखाएंगे ताकि ये क्लियर हो जाए कि कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। देखते हैं, हम्म। देखते हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ ए यूनिफॉर्म रॉड। मान लेते हैं एक यूनिफॉर्म रॉड है, उसका सेंटर ऑफ मास, मान लेते हैं एक रॉड है, हम्म। उसका एरिया यूनिफॉर्म है और उसकी डेंसिटी हम्म। भी यूनिफॉर्म है। डेंसिटी यूनिफॉर्म का मतलब है कि चाहे यहाँ पे हम हम्म। यूनिट पार्ट का कट करें, चाहे यहाँ पे यूनिट पार्ट कट करें, या चाहे यहाँ यूनिट पार्ट कट करें, कहीं से भी यूनिट पार्ट कट करते हैं उसका मास सेम रहता है, ठीक है। सेम मटेरियल सेम डायमेंशन। हाँ, तो क्योंकि डेंसिटी मैंने सेम मानी है तो इसी को हम यूनिफॉर्म कह रहे हैं। अब मान लेते हैं इसका हमें सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना है, ठीक है। वैसे हम जानते हैं अगर इसकी लेंथ एल है तो इसका तो सेंटर ऑफ एल मास बाई एल टू बाई पे। टू आना चाहिए, ठीक है। हम्म। फिर भी हम क्या करेंगे, मान लेते हैं ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हम्म। हमारी एक्स एक्सिस है। अब हमको कोई एक सेंटर मानना पड़ेगा, सेंटर मान लेते हैं ये है हम्म। हमारा जीरो। अब इसमें हम्म। वाई और जेड निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि देखो जो भी बॉडी, क्योंकि पूरी बॉडी ये एक्स के लॉन्ग है तो इसका सेंटर ऑफ मास एक्स ही आएगा, वाई और जेड इसका जीरो आएगा,
ठीक है। हाँ इसका सेंटर ऑफ मास जो भी आएगा वो इसी एक्स एक्सिस पे ही कहीं होगा, उसका वाई और जेड जीरो होगा। तो हम डायरेक्ट हम्म 3D फॉर्मूला ना लगा के सीधे एक्स का फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला बताया था कि एक्स सी ओ एम का फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रल ऑफ एम, एक्स हाँ एक्स डी एम डी एम अपॉन इंटीग्रल ऑफ डी एम। डी एम अब देखो, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका मतलब क्या लिमिट है। 0 से L ले लें। हाँ, इसका मतलब क्या है पहले इसको समझते हैं। इसका मतलब यही है कि हमने क्या किया है, एक्स डिस्टेंस दूरी हाँ पर एक छोटा सा मास हाँ माना, हाँ की एक लेंथ है स्मॉल एलिमेंट ले लें। डीएम। ठीक है। अब क्योंकि ये डीएम हमने माना है, इसकी डेंसिटी यूनिफॉर्म है, तो लेट कर लेते हाँ हैं कि इसकी डेंसिटी यूनिफॉर्म है। अच्छा, जो हमने डीएम एलिमेंट माना है, मान लेते हैं उसकी लेंथ डीएक्स है। हाँ ठीक है। ओके। तो अगर हम यहाँ पे कहें फॉर यूनिफॉर्म डेंसिटी, कि यहाँ पे यूनिफॉर्म डेंसिटी है, हम्म अगर यहाँ पे डेंसिटी यूनिफॉर्म है, क्या हम ये हम्म नहीं कह सकते इस स्मॉल पार्ट के लिए हम डेंसिटी निकालें, यानी कि मास पर यूनिट लेंथ निकालें इस यूनिफॉर्म पार्ट के लिए, या इस पूरे पार्ट के लिए मास पर यूनिट लेंथ निकालें, सेम ही आना चाहिए। मान लेते हैं इसका टोटल मास m है। अमोन हाँ डेंसिटी में मास अपॉन वॉल्यूम लेंगे कि ये जो तुम बोल रहे हो लीनियर मास डेंसिटी हो जाएगी ना। हाँ, देखो हम क्या करते हैं कि जब भी कोई बॉडी का मास, मतलब जब भी हम डेंसिटी लेते हैं, ठीक है, हाँ हाँ सेंटर ऑफ मास की प्रॉब्लम हो या मोमेंट ऑफ इनर्शिया की प्रॉब्लम हो, दोनों केस में हम क्या करते हैं कि जो भी सिमेट्री होती है उसके अकॉर्डिंग डेंसिटी लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम जान रहे हैं कि लेंथ में डेंसिटी सेम है, ठीक है ना, तो हमने लीनियर हम्म डेंसिटी ले लिया। ठीक है। हम चाहते तो यहाँ पे हम वॉल्यूम डेंसिटी भी ले लेते हैं, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। हम्म वॉल्यूम डेंसिटी भी ले लेते तो आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमने लीनियर डेंसिटी ले ली, आसानी रहती है। ठीक है। ठीक ये ठीक समझ लो जैसी बॉडी वैसी डेंसिटी लेनी है। अगर बॉडी ठीक रॉड शेप की है या वायर तो शेप की है, लीनियर यानी जिसमें डोमिनेटिंग फैक्टर लेंथ है, बाकी हाँ दोनों फैक्टर बहुत कम है और वो फैक्टर चेंज भी नहीं हो रही, दोनों बातें हैं। हम्म पहली बात तो इस रॉड में डोमिनेटिंग फैक्टर लेंथ है। दूसरी बात, जो इसका एरिया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वो हम्म लेंथ के अकॉर्डिंग चेंज भी नहीं हो रहा है। इसलिए हमने हम्म क्या किया, मास पर यूनिट लेंथ को ही हमारा डेंसिटी मान लिया। ठीक है। हम्म अगर ये कोन होता, मान लेते हैं ऐसा कुछ, हम्म या एक फ्रस्टम होता, ऐसा ऐसा रॉड होता मान लेते हैं, तो फिर हम ऐसा नहीं हम्म कर पाते। फिर हम ये ना कहते कि हम्म इसका मास पर यूनिट लेंथ हर जगह सेम आएगा, क्योंकि यहाँ पे और यहाँ पे एरिया में चेंज आ रहा है। अलग अलग ठीक है ना। डायमेंशन हाँ, अलग हो तो जाएगा। इसमें लेंथ तो डोमिनेटिंग फैक्टर है, लेकिन जो दूसरी डायमेंशन है वो भी वेरी कर रही है। हम्म ठीक है। तो उस केस में हम मास ठीक पर ठीक यूनिट लेंथ को एज अ डेंसिटी नहीं यूज करेंगे। ठीक है। ठीक 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 लेकिन यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने ये माना है कि ये यूनिफॉर्म है। अच्छा, ऐसे केस में भी हम मास पर यूनिट लेंथ को डेंसिटी मान सकते हैं, अगर क्वेश्चन में दिया ही हुआ हो कि डेंसिटी लेंथ के अकॉर्डिंग ऐसे चेंज हो रही हो। ठीक है। नहीं मैं बस ये कह रहा था कि जैसे हम डेंसिटी बार बार बोल रहे हैं हम्म। वहाँ पे लीनियर डेंसिटी बोलेंगे हाँ तो ज्यादा सही रहेगा। ठीक है। अच्छा देखो, मान लेते हैं अगर हम ऐसे भी करते, मान लेते हैं हम टोटल डेंसिटी ले रहे होते, तो टोटल डेंसिटी क्या नहीं होती है इसमें बताओ। कंफ्यूजन नहीं है, इसमें कंफ्यूजन नहीं है। हाँ, कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन अगर हम डेंसिटी बोल भी देते हैं तो भी गलत नहीं हाँ होगा। हाँ कैसे नहीं गलत होगा, देखो अगर हम इस यूनिट एरिया का वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम क्या होगा, एरिया इंटू हाइट होगा, तो यहाँ ए इंटू हाँ डी एक्स आ जाएगा। और पूरे का हम्म वॉल्यूम क्या होगा, एरिया इंटू लेंथ होगा, तभी ए हाँ कट जाना है। कट जाएगा। ठीक है। ठीक तो चाहे हम यूनिट डेंसिटी लेंथ के अकॉर्डिंग लें और चाहे हम वैसे ले, सेम आ रहा है। ठीक है। तो यहाँ ठीक से हम ठीक डीएम की वैल्यू निकाल लेंगे, क्या आ जाएगी, एम बाई एल इंटू डी एक्स। ठीक है। हम्म तो वन में रख दो, मान लेते हैं ये वन है। तो जब हम इसमें हम्म रखेंगे हम्म इंटीग्रल एक्स, और डीएम की जगह आ गया एम बाई एल इंटू डी एक्स, देखो पूरी जो है एक्स के टर्म में चेंज हो गया है ना, और नीचे भी आ हम्म गया एम बाई एल इंटू डी एक्स। अब हम क्या हम्म करेंगे, क्योंकि यहाँ पे x आया है एज अ हम्म वेरिएबल, तो x के लिए लिमिट हम्म लिखेंगे। और हमने बताया था लिमिट्स जो हम यूज करेंगे वो बॉडी की लिमिट्स होंगी। तो अच्छा बॉडी तो के लिए जीरो से x एल पे स्टार्ट हो लिख रहा है देंगे। जीरो से और खत्म हो रहा है एल पे, यानी बॉडी जीरो एल से पे स्टार्ट हो रही है, एल पे खत्म हो रही है, जीरो से एल। ठीक। अब इसको इंटीग्रेट करना है बस। तो टोटल मास हम्म तो कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रल के बाहर निकाल सकते हैं, एल भी कांस्टेंट है, मास इंटीग्रल एंड के लेंथ बाहर भी निकाल सकते हैं। कांस्टेंट तो बाहर ही ले लें। एक्स का एक्स इंटीग्रल स्क्वायर बाई 2 आएगा। तो से एल अपॉन, यहाँ भी एम बाई एल बाहर ले लेते हैं, केवल डी एक्स का हम्म इंटीग्रल एक्स हो जाएगा जीरो से एल। ठीक है। एम बाई एल कट जाएगा, तो ये एल स्क्वायर बाई 2
-0 तो L स्क्वायर बाई 2 अपॉन L, L कट जाएगा तो L बाई 2 होगा। और ये हम पहले से भी जानते हैं किसी यूनिफॉर्म रॉड का एक्सियम L बाई 2 है। अब एक प्रॉब्लम लेते हैं इस पे बेस्ड। ठीक। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। एक प्रॉब्लम मैंने बनाई है क्या, कि मान लेते हैं एक रॉड है, जैसे ये रॉड है, इस रॉड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है हर जगह ए, देन टोटल कैपिटल एल ही है। लेकिन ऐसे सोचो, मान लेते हैं ये रॉड वर्टिकल हो और इसमें कोई चीज डाली जाए, मतलब चीजें भरी जाए। तो जब चीजें भरी जाएंगी तो जो नीचे वाला पोर्शन होगा उस पे प्रेशर ऊपर की वजह ज्यादा लग रहा होगा, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं क्या ना, कि नीचे डेंसिटी ज्यादा होगी फिर उसके बाद कम होती जाएगी, होगा ना। वैसे ही तो यानी कि ये एक ऐसी रॉड हो गई में डेंसिटी जो है मास पर, वो भी लीनियर डेंसिटी, वो हर जगह सेम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने प्रॉब्लम ली है, ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया कि ऐसा केस कैसा हो सकता है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है कि ये कहा है कि किसी एक एंड से, मान लो इस एंड से, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं डेंसिटी इंक्रीज कर रही है, लीनियर डेंसिटी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। तो लीनियर डेंसिटी जो है, लीनियर डेंसिटी वो इंक्रीज कर रही है। और कैसे इंक्रीज कर रही है, डायरेक्टली डिपेंड कर रही है जितनी दूरी पर हम हैं, जितनी जितनी भी दूरी पर हैं। जैसे मान लो हम x दूरी पर अगर हम हों, तो यहाँ पे जो डेंसिटी है लीनियर डेंसिटी, यहाँ पे मान लेते हैं लीनियर डेंसिटी को थोड़ी देर के लिए गामा से डिनोट कर, तो यहाँ पे जो लीनियर डेंसिटी गामा है वो प्रोपोर्शनल है इस एक्स स्क्वायर के, क्लियर है। मतलब यहाँ पे समझो कोई मास नहीं, क्योंकि यहाँ पे x 0 तो यहाँ पे डेंसिटी भी 0, और धीरे धीरे मास इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। अब इस रॉड का सेंटर ऑफ मास क्या होना चाहिए, तो वही कर रहे हैं कि मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस है हमारी इस डायरेक्शन में, और मैंने x डिस्टेंस दूरी पर एक स्मॉल मास माना डीएम, और उसका थिकनेस माना dx, ठीक है। अब सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या कहता है, तो सेंटर ऑफ मास कहता है एक्स इक्वल चाहिए इंटीग्रल डीएम एक्स अपॉन इंटीग्रल ऑफ डीएम, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहा गया, क्वेश्चन में कहा गया है कि तो ये लीनियर डेंसिटी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स स्क्वायर के, यानी कि एम बाई डी एक्स, यही तो लीनियर डेंसिटी हुई, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स स्क्वायर के, ठीक। तो अगर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाएं तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, यानी हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि डीएम जो है सम कांस्टेंट टाइम्स एक्स स्क्वायर डी एक्स है। अब इसको रखो, एक्स ईओन का फॉर्मूला क्या बनना चाहिए, डीएम की जगह ये आ जाएगा सी एक्स स्क्वायर डी एक्स एक्स और अपॉन ये एक्स सी एक्स स्क्वायर डी एक्स, और फिर लिमिट्स हमने पहले भी बताई है कि बॉडी की लिमिट्स लेंगे तो बॉडी की लिमिट्स है 0 से L। ठीक है, अब बस इसको सॉल्व करना है। देखो C कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो, यहाँ से C कांस्टेंट है, यहाँ से भी बाहर निकाल, जब ये C बाहर निकाल लेंगे कट जाएगा, पर जो आएगा वो आएगा 0 से L, C तो कांस्टेंट निकाल के काट दिया, और एक्स स्क्वायर एक्स एक्स क्यूब डी एक्स अपॉन नीचे आएगा 0 से L एक्स बाय डी एल dx। ठीक है। अब इसका इंटीग्रल हो जाएगा एक्स की पावर 4 बाई 4 0 से L, और अपॉन इसका इंटीग्रल हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 0 से L, ठीक है। तो 3 ऊपर आ जाएगा 3 बाई 4, ठीक है। और देखो यहाँ पे आएगा L क्यूब मैंने 0 यानी L क्यूब L 4 यानी क्या आ जाएगा एक्स की 3/4L। 3 बाई 4 है, वो हमने नीचे जो है ना वैल्यू नहीं रखी थी, वो सिर्फ डीएम ही रख दिए थे, ठीक है। यही गलती कर दिए थे। देखो एक चीज समझो, मेन बात ये है कि सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला, कभी कोई सोच सकता है कि सेंटर ऑफ मास का हम डेरिवेशन क्यों करके देखें, हम सीधे सीधे सेंटर ऑफ मास सबके याद कर लें। लेकिन जब प्रॉब्लम फ्रेम की जाती है तो ऐसे ही की जाती है कि अगर आपने चीजें याद की होंगी, याद करने वाला क्वेश्चन होगा तो वो याद करने वाला पूछेगा, लेकिन अगर वो ये जानना चाहता होगा कि आपको सेंटर ऑफ मास निकालना आता है या नहीं आता है, तो वो कोई ना कोई थोड़ा सा, सबसे सिंपल प्रॉब्लम है, रॉड ही है, कुछ और नहीं है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा चेंज कर दिया बस। इसी में हम वैसे तो इसमें कुछ भी हम डाल सकते थे, एक्सपोनेंशियल डाल सकते थे कि एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रहा है मास, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है, कोई भी प्रॉब्लम डाल सकते हैं, ठीक है ना। और ये प्रॉब्लम हमारे लिए हर जगह काम करेगी, यही प्रॉब्लम मोमेंट ऑफ इनर्शिया में भी काम करेगी,
यही प्रॉब्लम हम्म, हमारे लिए इसमें भी काम करेगी। जब हम इलेक्ट्रोस्टैट्स में गॉस लॉ या ये सब पढ़ेंगे, तो चार्ज हाँ डेंसिटी भी ऐसे ही कभी कभी, मतलब हम लोग 11th 12th में जो पढ़ते हैं वो चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्म ही पढ़ते हैं, लेकिन कभी कभी क्या हाँ होता है, हाँ क्वेश्चन ऐसे दे देता है कि चार्ज डेंसिटी ऐसे इंक्रीज कर रही है, तो वहां भी यही चीज काम करेगी, मतलब यही कॉन्सेप्ट काम करेगा। एग्जैक्टली यही तो नहीं आएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट यही काम करेगा। अगर इसको समझ लिया तो वहां भी यही चीज लगा सकते हैं आप। ठीक है, ओके, हाँ आगे हाँ बढ़ते हैं। मान लेते, डिस्क का हाँ मान लेते एक डिस्क है। हम्म। अब ये यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म मतलब इसका डेंसिटी हर जगह एक जैसा है। सेम ये सेमी सर्कुलर डिस्क ले रहे हो या सर्कुलर डिस्क ले रहे हो? सॉरी, सेमी सर्कुलर हमने, सर्कुलर का तो हम सेंटर जानते हैं 0,0 होता है। अच्छा, सेमी हाँ, सर्कुलर का जब हम निकाल लेंगे तो सेम चीज हम हम्म। सर्कुलर पे इम्प्लीमेंट कर लेंगे। कुछ चेंजेस होंगे, अभी हम ठीक डेरिवेशन के दौरान बता देंगे क्या। ठीक सेमी सर्कुलर के निकाल रहे हैं। ओके, तो मान लेते हैं एक सेमी सर्कुलर डिस्क है जिसका रेडियस कैपिटल हम्म, आर है। अब इसका ठीक। हमको सेंटर ऑफ मास पता करना है। ठीक है, मान लेते हैं ये इसका खुद का सेंटर जानते एक्स और ही वाई हैं। कंपोनेंट है ना? तो हाँ, अब देखो यहाँ पे क्या है, ये जो डिस्क है हम्म इसमें डोमिनेटिंग हम्म फैक्टर है इसका एरिया। ठीक है, ये हम्म थिकनेस नहीं है। और हमने, हमारा हम्म थिकनेस होगी नो डाउट, लेकिन यूनिफॉर्म माना है तो ये मान के चलने की थिकनेस हर जगह सेम है। ठीक है, हम्म तो हम क्या करेंगे कि हम इसमें जब भी डेंसिटी की बात करेंगे तो हम यहाँ पे हम्म मास पर यूनिट एरिया की बात करेंगे। मास पर यूनिट मास वॉल्यूम ना निकाल के, एरिया मास पर यूनिट लेंथ ना निकाल के, मास पर यूनिट एरिया की बात करेंगे। ठीक है ना। सरफेस डेंसिटी। हाँ, सरफेस डेंसिटी की बात करेंगे, तो मान लेते हैं इसकी सरफेस डेंसिटी, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं इसकी सरफेस डेंसिटी हम्म सिग्मा है। सिग्मा का सिग्मा मतलब क्या होगा, मास एम बाई अपॉन ए। एरिया होगा। ठीक है ना। ओके, हम्म अब अगर हमको सेंटर ऑफ मास निकालना है तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा, एक हमें एक एक्स एक्सिस रेफरेंस वाई मानना एक्सिस पड़ेगा, ले एक्स रहे और वाई एक्सिस। ठीक है, एक्स और वाई हैं। ही ठीक, मानने, जेड नहीं मानने, क्योंकि हमको 2 डायमेंशन में ही डील करना है, टू थ्री डायमेंशन डायमेंशन में में डील काम नहीं करना। होता है। जैसे रॉड के केस ठीक में सिर्फ हमें 1 डायमेंशन में डील करना था तो केवल एक्स माना था। तो मान ठीक। लेते हैं ये हमारी एक्स एक्सिस है हम्म और ये हमारा वाई एक्सिस है। ठीक है, ठीक। हमने इसी को सेंटर, सेंटर से ले रहे हैं, हाँ सेंटर से वाई एक्सिस ले रहे हैं। हाँ, मतलब सेंटर से ही मान लिया कि सेंटर के ही रिस्पेक्ट में नहीं। ठीक ठीक है, ठीक हम चाहे तो ठीक। यहाँ से निकाल सकते हैं, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं, हाँ सब कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं है। हाँ हर जगह सेम आएगा रिजल्ट। ठीक ठीक। अब देखो, मान लेते हैं यहाँ पे एक छोटा सा मास का माना, इस हम्म मास को मैंने डीएम माना। ठीक है, तो मास है डीएम। अच्छा, इसको हम ऐसे मानते हैं, देखो ऐसे समझते हैं कि मान लेते हैं कि आर डिस्टेंस दूरी पर, हम्म ठीक है, थीटा एंगल पे, ठीक है, एक छोटा सा टुकड़ा है मास का। जो छोटा सा हम्म टुकड़ा होगा, है हम्म ना, इसकी थिकनेस, देखो थिकनेस अगर हम देखें तो हम आर के लॉन्ग देखेंगे ना, तो इसकी थिकनेस डी आर है। ठीक है, ठीक और इसकी जो ये लेंथ है ये मान लेते हैं ds है। ठीक है, ठीक। और ये छोटा सा, नहीं एरिया डीएस ले लें। नहीं नहीं ds एरिया नहीं है, ds ये इसकी, जैसे जब हम आर्क बनाते हैं तो ये जो आर्क हाँ लेंथ हाँ s नहीं होती है, समझ उसी गया। को मैंने ds माना है। और जब हमने ये आर्क लेंथ ds माना है तो इसके लिए हमने क्या किया है, कि माना है कि जब हम ये थीटा एंगल पे इसका इनिशियल पार्ट है और जो दूसरा पार्ट है वो थोड़ा सा आगे डी थीटा एंगल पे है। ठीक। ठीक है, तो हम्म ये जो छोटा सा एरिया बनना है, ये जो हम्म, इसी का मास dm है और इसी हम्म, का एरिया d है। ठीक है, ठीक। ओके, तो अब हम यहाँ पे अगर सेंटर ऑफ मास निकालना चाहें तो एक्सियम हम्म का अच्छा, अब हम एक्सियम या आरसीएम नहीं करेंगे, हम सीधे क्या कर रहे हम्म। हैं, ऐसे निकालते हैं वेक्टर एक्स और आर वाई। ऑफ सेंटर ऑफ मास। इसका फॉर्मूला क्या है, वेक्टर आर सी का फॉर्मूला है इंटीग्रल ऑफ डीएम इंटू आर डीएम। वेक्टर हम्म अपॉन। ठीक है, अब हम्म देखो में हम एक काम करेंगे, क्योंकि ये इंटीग्रल, देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन डबल होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम्म। एरिया में हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो एरिया में यहाँ पे सरफेस इंटीग्रल आएगा। ठीक है, सरफेस ठीक इंटीग्रल डबल इंटीग्रल में तो हम क्या करेंगे, ठीक। तो हम लिख देते हैं डबल इंटीग्रल ऑफ, ठीक है ना, डीएम की जगह क्या लिखें, तो डीएम की जगह हम लिख सकते हैं सिग्मा इंटू डी ए। ठीक है, ठीक। ये हमने बताया कि सिग्मा क्या है, मास पर यूनिट एरिया है, और यूनिट ये हर एरिया। जगह सेम रहेगा। ठीक है, हम्म। तो डीएम की जगह हम सिग्मा इंटू डी ए लिख देते हैं। अच्छा, आर हम्म वेक्टर के लिए क्या लिखें, देखो ये जो आर डिस्टेंस दूरी पे माना है मैंने थीटा एंगल पे, हम्म देखो
जैसे अगर हमने कोई पॉइंट माना हो P r डिस्टेंस दूरी पे थीटा एंगल पे, हम्म, तो, हम्म, तो OP वेक्टर होता है एज अ R वेक्टर। हम्म, तो हम हम्म, R cos थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप कहते हैं। ठीक है, वेक्टर की मदद से हम इस R वेक्टर की जगह लिख सकते हैं R बाहर cos थीटा हम्म, आई कैप रिप्रेजेंट कर रहा है x कंपोनेंट को, प्लस साइन थीटा जे कैप। ठीक है, फुल ओवर में डिवाइडेड बाई डबल इंटीग्रल डीएम की जगह वही आएगा सिग्मा डी ए बस। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिमिट्स लिख लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम ध्यान से देखें तो जो हमारा सेमी सर्कुलर डिस्क है उसको हम्म, अगर देखो यहाँ पे हम लिमिट्स हमने पढ़ाया था ना पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, उसके अकॉर्डिंग ले रहे हैं। इसीलिए मैंने हम्म, आर और थीटा माना है, एक्स और वाई नहीं माना है। जो आर वेक्टर हम्म, है इसमें देखो एक्स और वाई नहीं आ रहा है, आर और थीटा आ रहा है। तो अगर हम ध्यान से सोचें, अगर हम जीरो से स्टार्ट करें और कैपिटल हम्म, आर पे चले जाए तो हम यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ पे आ जाएंगे। हम्म, ठीक है, ये आर की वैल्यू हो गई स्मॉल आर की। और जब हम इसको जीरो एंगल से 180 डिग्री पे ऐसे टर्न करेंगे तो पूरा हमें वो मिल जाएगा डिस्क। हम्म, सोचो, इस डिस्क को बनाने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ से स्टार्ट करें और कैपिटल आर रेडियस लेंथ का एक हम्म, रॉड मान लें। ठीक है, और फिर इस रॉड को ठीक। जीरो से 180 रोटेट कर दें तो हमें तो एक सेमी डिस्क सर्कल बन मिल जाएगा। जाएगी ना। हम्म, तो ये इसकी बॉडी की लिमिट हो गई, जीरो से आर और जीरो से पाई। यहाँ पे हमने शॉर्ट में लिख देते हैं कि ये जो जीरो से आर है ये स्मॉल आर हम्म, के लिए लिमिट्स है, और जीरो से जो पाई है ये थीटा के लिए हम्म, लिमिट्स है। अंडरस्टूड है, अगले आगे हम लिखेंगे नहीं, ये अंडरस्टूड है। ठीक है, ठीक है। तो सेम लिमिट यहाँ भी आएंगी जीरो से आर और जीरो से पाई। अब बस इसको सॉल्व करना है, सिग्मा कांस्टेंट की तरह बाहर निकाल के कट जाएगा, और इसको हम्म, दो पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं। सिग्मा यहाँ कांस्टेंट बाहर आएगा, यहाँ भी सिग्मा कांस्टेंट बाहर आएगा, कट जाएगा। और एक कॉस थीटा और साइन थीटा, एक आई और जे है। तो हम ऐसे कर सकते हैं जीरो से कैपिटल आर, जीरो से पाई। ठीक है, आर। हम्म, अच्छा, एक चीज और, ये डी ए की वैल्यू भी तो लिखनी पड़ेगी, इसको भी पहले समझ लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। डी ए को समझ लेते हैं, तो देखो यही काट, ये जो डी ए होगा, हम्म, ये जो डी ए होगा स्मॉल एरिया, ये हम्म, स्ट्रिप जो दिख रही है छोटी, क्या हम्म, ये रेक्टेंगल नहीं है? हाँ, क्योंकि इस इन्फिनिटेसिमली स्मॉल स्ट्रिप है ये, तो इसको हम रेक्टेंगल मान सकते हैं। और रेक्टेंगल का एरिया हम्म, लेंथ इंटू विड्थ होता है, तो इसका एरिया डी आर इंटू डी एस होना चाहिए। हम्म, ठीक है, डी आर इंटू डी एस। अच्छा, डी आर इंटू डी एस की जगह हम आर डी थीटा लिख सकते हैं। हम्म, याद आया भाई, एस इक्वल ठीक। टू आर थीटा होता है। आर बटा रेडियस है, हाँ, ठीक, हाँ, वो याद है मेरे। ठीक है, तो डी एस इक्वल टू आर डी थीटा लिख सकते हैं। हम्म, तो यहाँ पे डी ए का वैल्यू बनेगा आर डी आर और डी थीटा। यहाँ पे ये वैल्यू रख लेते हैं, तो ये हो जाएगा जीरो से कैपिटल आर से पाई। ठीक है, सिग्मा तो कांस्टेंट लेके काट दिया, डी ए की जगह लिख दिया आर डी थीटा। आर यहाँ ऑलरेडी है तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर आर डी थीटा cos थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा ए कैप डिवाइडेड बाई जीरो से आर, जीरो से पाई की जगह ये आ जाएगा आर आर। अब देखो, अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आई वाले कंपोनेंट को अलग, जे वाले को अलग करते हैं, ये हो जाएगा। ठीक। और देखो, जब डबल इंटीग्रल करते हैं तो हम क्या करते हैं कि डबल इंटीग्रल में अगर तो यहाँ पे दो चीजें होती हैं, मतलब डबल इंटीग्रल में दो तरीके के प्रॉब्लम्स होती हैं। एक प्रॉब्लम ये होती है कि जब डिफरेंट डायमेंशन एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है, हम्म, और एक होता है जिसमें डिफरेंट डायमेंशन एक दूसरे पे डिपेंड ना कर रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो लिमिट्स मैंने यूज की हैं उसको अगर ध्यान से देखें तो ऐसा नहीं है कि एंगल को मैंने पहले आर पे डिपेंड कराया हो और फिर आर की लिमिट लिखी हूँ, ऐसा नहीं हम्म, है। एंगल की लिमिट्स हम्म, अलग लिखी है, ये एंगल की लिमिट में कहीं भी आर नहीं आ रहा है। ऐसे ही आर की लिमिट हम्म, अलग लिखी है, इसमें कहीं भी एंगल नहीं आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे हम्म, इंडिपेंडेंट है, और इंडिपेंडेंट के ठीक। केस में हम
डबल इंटीग्रल में दोनों इंटीग्रल अलग अलग कर सकते हैं, यानी कि हम क्या करेंगे 0 से r, और देखो पहले वाले हम्म, पार्ट में अगर इतने पार्ट को देखें तो आर स्क्वायर और डी आर ये पूरा आर का कंपोनेंट है, तो 0 से आर, ठीक आर स्क्वायर डी आर एक साथ लिख ले, ठीक है। हम्म, और 0 से पाई कॉस थीटा डी थीटा अलग लिख लें, है ना, डी आर डी थीटा ठीक था लेकिन डी इसको हमने ऐसे लिखा, और आई कैप ठीक फुल ओवर में, यहाँ भी यहाँ पे भी ऐसे ही कर सकते हैं 0 से आर, या अभी हम एक साथ लिख लेते हैं ताकि नीचे दो बार ना लिखना पड़े, प्लस, और सेम यहाँ भी करेंगे 0 से हम्म, आर, ठीक है। डी आर या आर तो डी एक आर और काम, करना, 0 से आर, आर डी आर आर स्क्वायर डी आर, ये वाला नीचे पार्ट, नीचे नीचे वाला हाँ वो तो लिख रहे हैं, ये वाला पार्ट दोनों से मल्टीप्लाई होगा ना, और इंटू नहीं, 0 से ऊपर तो लिख लिया। पाई साइन थीटा डी थीटा आएगा, आएगा ना, हम्म, जे कैप के साथ आएगा, और नीचे आएगा 0 से आर, आर यार, और हाँ 0 से पाई 0 से पाई डी डी थीटा, थीटा। ठीक। अब देखो हम डायरेक्ट यहाँ पे इंटीग्रल कर रहे हैं, ज्यादा कठिन नहीं, ठीक बहुत आसान है, बस ये एक्सपैंड ज्यादा नहीं करना चाह रहे। देखो ठीक आर ठीक स्क्वायर यहाँ पे इंटीग्रल आएगा आर क्यूब बाई 3 आएगा, आर क्यूब बाई 3। और कैपिटल आर माइनस 0 रखेंगे तो कैपिटल आर क्यूब बाई 3 आ जाएगा। ठीक 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 अब कॉस थीटा का इंटीग्रल साइन थीटा होता है, ठीक है। हाँ साइन पाई, अब देखो साइन पाई माइनस साइन 0, तो क्या हो जाएगा, ऐसे ही कह सकते हैं कि ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, हाँ हाँ ठीक है। देखो कॉस थीटा का इंटीग्रल साइन थीटा, और साइन थीटा में पहले अपर लिमिट रखेंगे पाई माइनस, फिर लोअर लिमिट रखेंगे 0, साइन, दोनों पे 0 ही होता हाँ है। 0 ही हो जाएगा, साइन पाई भी 0 होता है, साइन 0 भी, ये पूरा 0 हो जाएगा, आई कैप, ठीक ठीक। प्लस, अब इसमें भी देखो ये आर क्यूब बाई 3 आर आएगा, क्यूब बाई 3। इंटू साइन थीटा का इंटीग्रल माइनस कॉस थीटा होता है, ठीक है। ठीक तो यहाँ माइनस कॉस थीटा आएगा, और फिर कॉस में अपर लिमिट रखेंगे थीट पाई माइनस, फिर कॉस 0 रखेंगे, ठीक है। डिवाइड में देखो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर बाई 2 आएगा, और फिर लिमिट रखेंगे तो ये कैपिटल आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, इंटू टी थीटा का इंटीग्रल थीटा हो जाएगा, और थीटा में अपर लिमिट रखेंगे पाई माइनस फिर 0, ठीक है। तो देखो ये आ गया आर सी ओ एम की वैल्यू आ गई जो हमारे पास वो आई, पहला आया 0 आई कैप, प्लस, प्लस कैसे, तो कॉस पाई की वैल्यू -1 होती है, कॉस 0 के लिए 1, तो -1 -1 -2 हो जाएगा, -2 और माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ आएगा 2 आर क्यूब बाई 3, और नीचे आया है आर स्क्वायर बाई 2, तो ये 2 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 4, आर क्यूब से आर स्क्वायर कट जाएगा आर, 4r बाई 3 जे कैप आ जाएगा। और एक चीज और, सॉरी, 4r बाई 3, और यहाँ पे पाई माइनस 0 तो पाई भी तो आएगा, जे कैप। हम्म तो ये हमारा आर सी ओ एम यानी सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क बन गया। अब देखो साफ है, हम ऐसे भी जानते हैं क्योंकि मैंने ये वाई एक्सिस मानी है, ठीक है। तो इस वाई के अबाउट बॉडी सिमेट्रिक है कि नहीं है, बोलो, इस वाई एक्सिस हाँ के अबाउट ये डिस्क सिमेट्रिक है या नहीं है। सिमेट्रिक है। तो जिस भी एक्सिस के अबाउट बॉडी सिमेट्रिक होती है, हम्म सेंटर ऑफ मास का एक कंपोनेंट उस पे होता है, यानी वाई के अबाउट ये सिमेट्रिक है, यानी कि एक कंपोनेंट तो यही होना चाहिए था, है ना, सेंटर ऑफ मास इसी पे होना चाहिए। तो देखो इसका एक्स, देखो वाई पे अगर सेंटर ऑफ मास है तो एक्स कंपोनेंट 0 होना चाहिए कि नहीं, तो यहाँ 0 आया है, ठीक है। और वाई कंपोनेंट कितना है 4r बाई 3 पाई, इसी को हम लोग ऐसे याद रख लेते हैं कि 0, 4r बाई 3 पाई सेंटर होता है ना, ठीक है। तो ये हो गया कैलकुलेशन सेंटर ऑफ मास ऑफ ए डिस्क का। इसी तरीके से देखो अगर हमको मान लो सेंटर ऑफ मास निकालना होता सेमी सर्कुलर डिस्क का नहीं, कंप्लीट डिस्क का, तो क्या होता, सिर्फ इतना चेंज आता कि कंप्लीट डिस्क बनाने के लिए एंगल हमको 0 से 180 ना लेके 0 से 360 लेना होता, ठीक है। और जब 0 से 360 लेते तो क्या फर्क आता, तो यहाँ पे 2 पाई आता। अच्छा हम ये जानते हैं कि साइन 2 पाई की जो वैल्यू होती है, ठीक है ना, वो भी 0 होती है, साइन 360 की वैल्यू भी 0 होती है, एन पाई पे वैल्यू 0 ही होती है। हाँ तो हाँ गुड, साइन एन पाई हमेशा 0 होता है, तो यहाँ पे अगेन 0 आता, और यहाँ पे cos 2 पाई आता। अब देखो जब cos 2 पाई आता तो cos 2 पाई की वैल्यू +1 होती, तो ये +1 -1 क्या हो जाता है, 0 हो जाता ना, तो इस पार्ट में भी 0 आ जाता, तो 0, 0 यानी यही सेंटर ऑफ मास बन जाता ना, ठीक है। तो
मतलब कहने का ये है कि सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए हम जो इंटीग्रल वाला पार्ट है, अगर हमको सॉलिड बॉडी है तो हमको इसी से करना है, और अगर सिस्टम ऑफ मास है या सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है तो वो सिग्मा वाला फॉर्मूला लगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से हम बाकी बॉडीज का भी निकाल सकते हैं, कौन का निकालना चाहें या जिसका भी निकालना चाहे निकाल सकते हैं, लेकिन हमको हर एक का निकाल के नहीं देखना है। हमको हर एक का हम्म निकाल के प्रैक्टिस कर सकते हैं कि हर एक का निकाल के देख लें और बाकी याद हम्म कर लें। देखो जो यूनिफॉर्मली मतलब यूनिफॉर्मली जिनका मास है उनके लिए तो हम याद कर लेंगे कि स्टैंडर्ड शेप है, यूनिफॉर्म मास है, कैलकुलेट करके हम्म देख ले, ताकि कोई अगर वैसी प्रॉब्लम आ जाए अलग से, जैसे अभी हमने एक रॉड वाली दी थी कि अलग से ही डेंसिटी दे दी, तो हम करना भी जानते हो कि कैसे कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है मोमेंट ऑफ हम्म इनर्शिया। ऑफ इनर्शिया क्या है? देखो, जब कोई बॉडी, देखो जो इनर्शिया है, इनर्शिया की क्या हम्म डेफिनेशन? इनर्शिया की डेफिनेशन है द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू विच हाँ इट इज अनेबल टू it opposes टू the change of हाँ, its state चाहिए कहो, इट इज अनेबल टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन बाय without any इटसेल्फ। help हाँ, तो हाँ कोई बॉडी जो है वो खुद से अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन को चेंज नहीं कर सकती है, इनएबिलिटी को हम इनर्शिया कहते हैं। ठीक है, सेम सेम चीज यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया में भी लगेगी। यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब है कि वो इनहेरेंट प्रॉपर्टी किसी बॉडी की वजह से वो खुद डेफिनेशन से, बोल दो अमन डेफिनेशन फिर से बोल दो हाँ देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की मोमेंट ऑफ इनर्शिया की अगर हम डेफिनेशन बोले तो कि द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल बॉडी ड्यू टू विच इट इज अनएबल टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म रोटेशनल मोशन। यहाँ पे रोटेशनल मोशन आ जाए, मतलब अगर भाई कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो खुद से रोटेशनल मोशन में नहीं आएगी, अगर कोई बॉडी रोटेशनल मोशन में है तो इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी हम्म, लिख एक रहा हूँ बोल दो एक मिनट। तो दो तरीके की डेफिनेशन है। कुछ लोग एक डेफिनेशन में बोलते हैं कि इनर्शिया वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो अपोज करती है रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। अब अगर कोई बॉडी है रेस्ट में तो वो रेस्ट में ही रहना चाहती है, ठीक है, ड्यू टू हम्म इनर्शिया। और अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहती है ड्यू टू इनर्शिया। ठीक है, ये उसकी हम्म एबिलिटी है। कुछ लोग इसी हम्म डेफिनेशन को उल्टा बताते हैं कि ये एबिलिटी नहीं, ये इनएबिलिटी है। मतलब उसकी ये एक तरीके से उसके अंदर ये क्षमता नहीं है कि वो खुद से रेस्ट से मोशन में आ पाए या खुद से मोशन से रेस्ट में आ पाए, ये इसकी हम्म इनएबिलिटी है। कुछ लोग इसको एबिलिटी कहते हैं, कुछ लोग इसे इनएबिलिटी कहते हैं। चाहे जो कहो कि एबिलिटी हम्म अगर वर्ड यूज करोगे तो तुम उसके साथ ये वर्ड यूज करोगे कि इट इज द एबिलिटी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू विच इट अपोजेस द रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन, या रोटेशन के केस में हम कहेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द एबिलिटी ऑफ बॉडी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट या अपोजेस रेस्ट और यूनिफॉर्म रोटेशन। ठीक है, मोरल मोरल ऑफ द स्टोरी है कि वो अपने से कुछ भी नहीं चेंज हाँ, कर सकता है लेकिन इसी को इनएबिलिटी कहें अगर हम, इट हाँ इज द इनएबिलिटी ऑफ बॉडी, ये बॉडी की हाँ एक मतलब इनएबिलिटी है, एबिलिटी नहीं है, उसका उल्टा है, इनएबिलिटी है कि तो ये ड्यू टू विच, बहुत ज्यादा तो सार्थक नहीं होएगा ना चाहे अगर जो कहो, इनेबिलिटी हो चाहे जो कहो, दोनों ही डेफिनेशन अपनी अपनी जगह सही है। ठीक है, इट इज द इनएबिलिटी ऑफ बॉडी ड्यू टू विच इट डज नॉट चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन बाय इटसेल्फ, ये खुद से अपनी स्टेट को चेंज नहीं कर सकती, ये इसकी इनएबिलिटी। ठीक है, तो दोनों ही सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम किसी बॉडी के लिए कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम इसको डिफाइन करेंगे पॉइंट मास के लिए। अगर हमारे पास, पहले हम इसको डिफाइन करेंगे पॉइंट मास के लिए, और पॉइंट मास, तो अगर हमारे पास एक पॉइंट मास है m और ये रिवॉल्व कर रहा है, अब अगर ये रिवॉल्व कर रहा है तो इसकी कोई ना कोई एक्सिस होगी, तो मान लेते हैं ये इस एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व कर रहा है, इसकी ये एक्सिस है, और इस एक्सिस से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस r है। ठीक है, और इसके अबाउट ये रिवॉल्व कर रहा है, तो इसका इनर्शिया, इस पार्टिकल का इनर्शिया होगा I इक्वल टू एम आर। ठीक है, ये है पॉइंट मास के लिए। अब अगर पॉइंट मास की जगह सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हो, और सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एमआर स्क्वायर है ना आर स्क्वायर, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, अगर हमारे पास कई सारे पार्टिकल्स का सिस्टम है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, मान लेते हैं कि हमारे पास एक पार्टिकल यहाँ है, मान लेते हैं ये एक्सिस है, एक पार्टिकल यहाँ है m1, एक पार्टिकल यहाँ है m2, पार्टिकल यहाँ है m3,
ऐसे करके कई सारे पार्टिकल हैं और सबकी पोजीशन अलग अलग है। इसकी R2 है, ये R1 है ना, ये R3 है। तो इसके लिए हम कहेंगे कि इनर्शिया जो होगा सिग्मा आई एम आई आर आई स्क्वायर, है ना। अब आई की जगह 1 2 3 रख के जितनी बॉडीज हैं उनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के ऐड कर दें, ठीक है। क्योंकि एक पॉइंट मास का एम आर स्क्वायर होता है, तो M1 R1 स्क्वायर प्लस दूसरी बॉडी के लिए M2 R2 स्क्वायर एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए हो गया। अब तीसरी बात हम करेंगे रिजिड बॉडीज की। सीधी सी बात है, अगर कोई रिजिड बॉडी है तो उस कोई पॉइंट मास तो है नहीं। अगर कोई रिजिड बॉडी है और उसके लिए हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, सबसे पहले उसमें हम एक छोटा सा स्मॉल मास मानेंगे dm, है ना। और इस dm की डिस्टेंस देखेंगे एक्सिस से कितनी दूरी पर है। फिर इस dm के लिए इंटीग्रल इनर्शिया निकालेंगे, तो इस dm के लिए जो इनर्शिया आएगा वो होगा dm इंटू आर स्क्वायर। और ये इनर्शिया इस स्मॉल बॉडी का है तो इसे इस डी आई कह देते हैं। जो टोटल बॉडी का इनर्शिया होगा वो इंटीग्रल ऑफ डी आई यानी इंटीग्रल ऑफ डी एम इंटू आर स्क्वायर होगा। और अगेन यहाँ पे जो इंटीग्रल में लिमिट्स होंगी, लिमिट्स ऑफ बॉडीज होंगी, तो यहाँ पे लिमिट जो होंगी वो लिमिट्स ऑफ बॉडीज होंगी, बॉडी होगी। यहाँ पे जो बॉडी है उसी की लिमिट्स हो, ठीक है। एक चीज़ और है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हम ऐसा एज्यूम करते हैं, अब एज्यूम करते हैं कि ये बॉडी ऐसे रिवॉल्व कर रही है, ठीक है। भाई कोई बॉडी किसी में रोटेशन कर रही है तो अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया का काम, ठीक है। तो हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि बॉडी रोटेट कर रही है, ये रोटेशन से ही ये रिलेटेड है। लेकिन इसके फॉर्मूले में देखो कहीं भी एंगुलर स्पीड नहीं आई है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई बॉडी स्लो रोटेट कर रही है और फिर उसकी स्पीड एंगुलर स्पीड बढ़ा दी जाए, या कोई बॉडी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड हो या यूनिफॉर्मली रोटेटेड हो या नॉन यूनिफॉर्मली रोटेटेड हो, हर केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम आएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिर्फ डिपेंड करता है कि सेंटर ऑफ मास सिर्फ डिपेंड करता है कि हाउ मासेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड अबाउट इन ए बॉडी। ऐसे ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी इस बात पे डिपेंड करता है कि मासेस कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं और वो एक्सिस से कितनी दूरी पर, ठीक है ना। जितनी ज्यादा डिस्टेंस होगी, आर जितना ज्यादा होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। इसीलिए सिंपल एग्जांपल्स भी हैं कि जैसे जो टायर होते हैं, मतलब जो गाड़ी के टायर्स होते हैं वो हमेशा रिम शेप में होते हैं। रिम शेप का मतलब है कि अगर आप चाहें तो एक टायर ऐसा बना सकते हैं कि जो टायर हो डिस्क शेप का, ठीक है। लेकिन जो टायर होता है वो डिस्क जैसा नहीं होता है, रिम शेप का होता है। रिम शेप का मतलब है टायर का मोस्ट ऑफ द मास जो होता है उसके आउटर पे होता है, मोस्ट ऑफ द मास आउटर पे होता है। बाकी सेंटर से जो है मतलब टायर अटैच होता है, तो सेंटर से और रिम को जोड़ने के लिए बीच में स्पाइक्स होती है। इन स्पाइक का मास थोड़ा कम होता है, ठीक है। इतना न सिस्टम करके डिस्क वैसा भी बना सकते थे, लेकिन इस केस में क्या है, मोस्ट ऑफ द मास आउटर है, सेंटर से दूर है, इसलिए सेंटर के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा इसके रिस्पेक्ट। और जब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा, ठीक है, तो इसमें जब रोटेशन होगा तो वो रोटेशन खुद से आसानी से नहीं रुकेगा, मतलब खुद से नहीं रुकेगा ना। कि देखो इनर्शिया क्या है, उसको अपोज करता है ना मोशन को, ठीक है। तो अगर ये पहिया चल रहा है तो ये खुद से जल्दी नहीं रुकेगा इसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में ये मतलब रोटेशन से रेस्ट को ज्यादा रेजिस्ट करेगा, ठीक है। तो इसीलिए इसी शेप को हम यूज करते हैं। मोस्ट ऑफ द साइकिल हो, बाइसिकल हो, कुछ भी हो, हमेशा रिम शेप टायर्स को यूज करते हैं क्योंकि इनर्शिया इसका ज्यादा होता है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इनर्शिया कुछ सॉलिड बॉडीज का निकाल के देखते हैं, जैसे रॉड का, इसका क्या होता है, और फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म रॉड निकाल, सेम केस है। मान लेते हैं एक यूनिफॉर्म रॉड है और इस यूनिफॉर्म रॉड की लेंथ है L और इसका टोटल मास मान लेते हैं कैपिटल M है, टोटल मास कैपिटल M है, ठीक है। और इसका इनर्शिया निकालना है। अगेन इनर्शिया निकालने के लिए एक एक्सिस को चूज करना जरूरी है, ठीक है। फिलहाल हम इसका एक्सिस, देखो एक्सिस कोई भी मान सकते हैं, लेकिन जितने भी इनर्शिया हम निकालेंगे या याद रखेंगे वो उसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट होंगे। सेंटर ऑफ मास से अगर हमें इनर्शिया पता रहता है, बाकी जितने भी इनर्शिया हैं वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग थ्योरम्स। थ्योरम्स हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड परपेंडिकुलर एक्सिस, ठीक है। वो हम आगे यूज करना बताएंगे। फिलहाल हम मान लेते हैं इसके सेंटर ऑफ मास, ऐसी बात है यूनिफॉर्म रॉड है तो L/2 पे होगा, ठीक है। और L/2 पे ही इसकी एक्सिस मान लेते हैं। इस एक्सिस पे ये जो एक्सिस है ये इसके परपेंडिकुलर है,
और इस एक्सिस के अबाउट हमें इसका इनर्शिया निकालना है, ठीक है। मान लेते हैं कि ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये हमारा ओरिजिन है, ठीक है। इधर माइनस एक्स एक्सिस। अब अगर हम क्या करें, मान लें एक्स डिस्टेंस दूरी पर एक स्मॉल मास मान लेते हैं, स्मॉल मास का टुकड़ा ये मान लेते हैं, इसका मास टीएम है और इसकी लेंथ है डीएक्स, ठीक है। तो इस टीएम के लिए, टीएम पार्ट के लिए इस आई के लॉन्ग इनर्शिया कितना होगा, तो इसलिए इनर्शिया होगा इंटीग्रल ऑफ टीएम एक्स स्क्वायर जाएगा। और लिमिट जो है वो बॉडी की लिमिट यूज करनी है। अब अगर क्योंकि हमने ओरिजिन इधर माना है तो जो रॉड है वो यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, तो यहाँ का जो कोऑर्डिनेट होगा वो -l/2, 0 होगा ना, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू l/2 माइनस की, और यहाँ पे होगा l/2, 0, यहाँ पे प्लस l/2 होगा। पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ x जो चेंज हो रहा है वो -l/2 से लेके प्लस l/2 तक चेंज हो रहा है। अब बस इसको सॉल्व करना है। तो i इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, अब यहाँ पे डीएम की वैल्यू लिखनी है, वही करते हैं क्योंकि हमने यूनिफॉर्म रॉड माना है, तो मास पर यूनिट लेंथ सेम रहेगा, ठीक है। तो अगर हम इस स्मॉल पोर्शन के लिए मास पर यूनिट लेंथ निकालें तो dm/dx आएगा, और क्योंकि ये सेम है हर जगह, तो टोटल बॉडी के लिए मास पर यूनिट लेंथ जो आएगा वो भी यही होना चाहिए, यानी टोटल बॉडी के लिए मास है कैपिटल M और लेंथ है L। तो यहाँ से dm की वैल्यू आ जाएगी कैपिटल M/L इंटू dx। ये वैल्यू यहाँ रख देते हैं, -l/2 से l/2, और dm की जगह लिख देते हैं m/l, ठीक है। dx यहाँ पे x स्क्वायर और है, बस m/l कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा x³ 3, लिमिट हो जाएगी -l/2 से लेके प्लस l/2। अपर माइनस लोअर लिखेंगे तो i इक्वल ml m/3l, और पहले लिखेंगे l/2 यानी ये हो जाएगा l³ 3 यहाँ पे आएगा -l/2 का स्क्वायर, तो मतलब -l/2 का क्यूब तो माइनस होगा, और माइनस ऑलरेडी है तो प्लस हो जाएगा, प्लस l³ 3, ठीक है। 3 क्यों लिख रहे हैं, हम कर रहे हैं l/2 रखेंगे तो 8 आएगा, i इक्वल 2l³/8, 2 से 8 कट जाएगा, 4 बन जाएगा, यानी ये हो जाएगा ओवरऑल l स्क्वायर बाई, और यहाँ पे 4 हो जाएगा ना, 4 3 12, l से l कट जाएगा, यानी इनर आ जाएगा ml²/12। और ये हम जानते भी हैं कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट रॉड का मोमेंट ml²/12, ठीक है। अब क्या करना है, एक तुम लोग ट्राई कर लेना, जो हमने लास्ट में सेंटर ऑफ मास जिसका निकालने को कहा गया था, प्रॉब्लम मैंने पीछे दी थी, हमने क्या किया था कि dm/dx जो था वो आना था प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर, ठीक है। उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना, ठीक है ना, अबाउट सेंटर ऑफ मास का मतलब पहले उसका सेंटर ऑफ मास पता होना चाहिए, जो कि तुमको पता हो चुका है, ठीक है, क्योंकि हम निकाल चुके हैं। अब इस सेंटर ऑफ मास को एक्सेस मान के और ऐसे ही इनर्शिया निकाल के देखना क्या आएगा, क्या एज अ प्रैक्टिस। आगे बढ़ते हैं, मान लेते हैं एक हमारे पास डिस्क है, डिस्क के एक एक्सिस है परपेंडिकुलर है, ये प्लेन के परपेंडिकुलर है, और इसके सेंटर ऑफ मास से जा रही है। अब हमको इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना, हम वही करेंगे। मान लेते हैं r डिस्टेंस दूरी पर, ठीक है, एक छोटी सी स्ट्रिप है, इस स्ट्रिप, अच्छा मान लेते हैं ये x से थीटा एंगल पे है, ठीक है, जैसे पीछे माना था बिल्कुल वैसे ही थीटा एंगल पे माने r डिस्टेंस दूरी पर, तो स्ट्रिप है, इसकी थिकनेस dr मान लेते हैं, और मान लेते हैं कि ये है इसका लेंथ ds है, ये एंगल d है, इसका मास मान लेते हैं m है, m है, और क्योंकि यूनिफॉर्म है तो मान लेते हैं इसकी सरफेस मास पर यूनिट सरफेस जो है वो सिग्मा है, सिग्मा हमारा जो है मास पर यूनिट एरिया है, एरिया जो कि यहाँ पे हम कांस्टेंट मान के चले। तो अब अगर हम इनर्शिया निकालें आई का फॉर्मूला होना चाहिए चलो m/r²। और अब देखो m की जगह क्या लिख सकते हैं, m की जगह लिख सकते हैं सिग्मा dA, सिग्मा और r² ऐसे ही, और डी आ जाएगा, तो क्या किया dm की जगह सिग्मा इंटू डी m/a, यही तो सिग्मा है मास पर, तो
सिग्मा डी ए लिख दिया। अब जैसे पीछे नहीं किया था कि डी ए की जगह हमने क्या लिया था, आर स्क्वायर डी, सॉरी आर डी आर डी थीटा लिया था, याद आ रहा है? वैसे ही लिखेंगे। अच्छा यहाँ पे भी इंटीग्रल जो होगा वो सरफेस इंटीग्रल होगा, तो जाएगा डबल इंटीग्रल आर स्क्वायर और के की जगह आ जाएगा आर आर डी थीटा। लिमिट्स आ जाएंगी 0 से कैपिटल आर, और एंगल के लिए लिमिट आ जाएंगी 0 से 2 पाई, क्योंकि सर्कल पूरा है ना। अब इसको बस सॉल्व करना है। अब कांस्टेंट की तरह बाहर निकाल लेते हैं। आर स्क्वायर यहाँ आर क्यूब हो जाएगा, तो आर क्यूब 0 से कैपिटल आर अलग टी आर इंटीग्रल ऑफ 0 से 2 पाई डी थीटा हो जाएगा आर की पावर 4/4 डी थीटा का इंटीग्रल आ जाएगा, हाँ डी थीटा का इंटीग्रल आ जाएगा 2 पाई। हाँ डी थीटा का पहले थीटा आएगा फिर 2 पाई माइनस 0 से कट जाएगा, तो हो जाएगा पाई आर पावर 4 सिग्मा अपॉन 2। ये इनर्शिया आया। अब ये इनर्शिया सिग्मा के टर्म्स में आता है, तो सिग्मा की वैल्यू हम चाहें तो ये भी लिख सकते हैं कि सिग्मा क्या होगा, अगर टोटल बॉडी टोटल डिस्क देखें तो टोटल डिस्क का मास मान लो कैपिटल एम है, मान लेते हैं टोटल डिस्क का मास कैपिटल एम है, कैपिटल एम अपॉन एरिया, तो इसका टोटल एरिया पाई कैपिटल आर स्क्वायर होगा। यहाँ से हम सिग्मा की जगह एम अपॉन पाई आर स्क्वायर रख सकते हैं, रख दें। आई का फॉर्मूला बन जाएगा, आई का फॉर्मूला बन जाएगा पाई कैपिटल आर की पावर 4/2 की जगह एम अपॉन पाई कैपिटल आर स्क्वायर, पाई से पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर से r4 कट जाएगा, तो आई इक्वल हाफ एम आर, और डिस्क का सेंटर ऑफ मास यही होता है, उसके सेंटर से हाफ एम आर स्क्वायर। ठीक है। अच्छा अब मान लेते हैं डिस्क की जगह हमको रिंग का करना होता, ठीक है, तो रिंग के केस में क्या करते हैं, सेम लगाते हैं, लेकिन वहाँ पे तो तब मास पर यूनिट एरिया ना लेके मास पर यूनिट लेंथ का कॉन्सेप्ट करते हैं, क्योंकि सारा मास रिंग के सरकमफेरेंस पे हो। ठीक है, और फिर हम उसको थोड़ा सा सॉल्व करना होता करके वो काम हो जाता है, मतलब इसको थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा इसी डेरिवेशन को, तो रिंग का आ जाएगा। रिंग का जो आता है वो एम आर स्क्वायर केवल आता है, बाई 2 नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि हम तुम लोगों को एक टेबल शेयर कर देंगे, उस टेबल में जितनी भी बॉडीज हैं उनके सेंटर ऑफ मास के अबाउट उनके इनर्शिया क्या होते हैं, इनर्शिया को एक देख लेना एक बार। ठीक है, और फिर नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, इनर्शिया के रिगार्डिंग 2 थ्योरम्स है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर, को पढ़ेंगे, फिर उनको यूज करना सीख। ठीक है, और अगर कोई ऐसी कोई और प्रॉब्लम होगी थोड़ी सी अलग, तो वो करके देखेंगे एक आध इंटीग्रल पे बेस्ड। बाकी स्टैंडर्ड बॉडीज के मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद ही होने चाहिए, हम भेज देंगे। बाकी अगर कोई अलग से प्रॉब्लम होगी अच्छी, तो उसको करेंगे जिसमें हम इंटीग्रल का यूज कर निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट टर्न पे इसके आगे देखें।